नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर हाजिर हैं आपके सामने इंडिया रिपोर्टर्स, जहां इंडिया की खबरें हमारे रिपोर्टर्स बताते हैं आपको सीधे ग्राउंड जीरो से। दिन भर की हर बड़ी खबर पर नजर, वो भी डायरेक्ट रिपोर्टर की जुबानी। तो आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें इंडिया रिपोर्टर्स में। बीजेपी की नई सेना बन चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नई सेना में भोला सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सांसद हैं सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार नई जिम्मेदारी और नई जिम्मेदारी के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए? मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार करता हूँ। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे अपनी टीम में माननीय अध्यक्ष जी ने दी है और जिस भरोसे के साथ में जिम्मेदारी मिली है उसका मैं ईमानदारी से मेहनत से निर्वहन करूँगा। जिस राज्य से सर आप बिलोंग करते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर कितना अहम होता है संगठन की मजबूती और संगठन को आगे बढ़ाना? देखिए, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल लगातार मेहनत करता है अपने बूथ को मजबूत करने में और बूथ पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में। निरंतर प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, चुनाव में नहीं, हमेशा 5 साल काम करते हैं। और अभी नया संगठन बना है, उत्तर प्रदेश में भी नई टीम घोषित हुई है और राष्ट्रीय टीम भी नई घोषित हुई है। बहुत विशेष सम्मान उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय टीम में मिला है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता और हम सब टीम के सभी सदस्य, जो निर्देशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। और उत्तर प्रदेश तो जिस तरीके से 9.5 साल में हमारी डबल इंजन की सरकार ने गरीब कल्याण, किसान कल्याण, विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है हमारी सरकार से और 27 में हम 22 से अधिक सीट लेकर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को नया प्रभारी भी आज मिल गया विनोद तावरे के तौर पे। पहले बिहार प्रभारी रहे, अब उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि किस तरीके से इस बार रणनीति होगी और खासतौर पे कुछ आरोप जो हैं वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के द्वारा अयोध्या को लेकर लगाए गए, तो क्या एक ये मुद्दा बन पाएगा? देखिए, जो विनोद तावड़े जी हैं, सीनियर नेता हैं हमारी पार्टी के। बिहार में भी वो प्रभारी थे, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने किया और अच्छे से बहुमत की हमारी सरकार बिहार में बनी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी पार्टी या हमारी सरकार पे आरोप लगाने का। तो निश्चित ही 27 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। तीसरी बार आप भी सांसद बन चुके हैं सर। एक आखिरी सवाल है, जो पूरा मानसून सत्र चला उसमें विपक्ष हंगामा करते रहा, वंदे मातरम का जिक्र फिर से उठा। 15 अगस्त के बाद गोवा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो वंदे मातरम को 2 लाइन गा के निकल जाते हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस की मानसिकता शुरू से, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे आज वो सोनिया जी और राहुल जी हैं, लंबे समय इन्होंने देश को विभाजन करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया है। कांग्रेसियों की जो मानसिकता 80 साल पहले थी आज भी वही नज़र आती है। आज भी वो राष्ट्रीय गीत को, जिस दिन संसद का आखिरी दिन था, वंदे मातरम गीत हो रहा था, तो राहुल गांधी जी तभी भी एक्टिविटी उनकी गीत में जैसे होते हैं वो मुद्रा में नहीं थे। उसके बाद 15 अगस्त को उनके राष्ट्रीय कार्यालय पे तीनों नेता कांग्रेस के, चाहे वो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, तीनों ने उसका विरोध करके उसको बंद करवाया बीच में। अभी गोवा की घटना है। तो एक राष्ट्रीय गीत किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्र का है। तो ये अपमान जो राष्ट्रीय गीत का बार बार कर रहे हैं, ये अपमान राष्ट्रीय गीत के साथ साथ देश के सभी नागरिकों का अपमान है और देश की जनता कांग्रेस के इस षड्यंत्र को देख रही है और इनको माफ़ नहीं करने वाली है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बुलंदशहर से लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह। सीधे तौर पे पार्टी में और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं पहले से ज़्यादा सीट मिलेगी और कांग्रेस की मानसिकता पहले वाली ही नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली और झारखंड में युवाओं के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इस मास्टर प्लान में अब पूरे वर्ष का एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें समय सीमा तय होगी, कौन सी नौकरी कब निकलेगी और साथ में ये भी तय होगा कि जब परीक्षा जाता है, परीक्षा के बाद उसका परिणाम कब आएगा और उसके जो तमाम सर्टिफिकेट्स हैं उसका सत्यापन कब होगा। तो इसको लेके जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के एसपी गोयल,
उन्होंने तमाम जो आयोग हैं और भर्ती बोर्ड हैं उनके अधिकारियों से बात की और बाकायदे उनसे बात करके कहा कि एक समय सीमा के अंदर पूरे वर्ष का कैलेंडर दीजिए, इस कैलेंडर के तहत ही भर्तियां होंगी। उसमें बाकायदे पहले विज्ञापन की डेट होगी, विज्ञापन की डेट के बाद परीक्षा की डेट होगी, परीक्षा की डेट के बाद जब रिजल्ट की डेट होगी और रिजल्ट की डेट के बाद उसमें जो सत्यापन है पेपर्स का वो भी समय सीमा के अंदर ही तय होगा। तो ऐसे में अब किसी छात्र को नौकरियों के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा, उसको मालूम होगा ये रिजल्ट कब आएगा, कब इसकी परीक्षा होगी, कब इसका विज्ञापन निकलेगा। तो इसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार अब सजग दिख रही है और यहाँ तक कि इसमें ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में समय सीमा तय करने के चक्कर में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और ऐसे में परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बाकायदे जो टेक्निकल विंग है वो इस पर निगाह रखेगी और साथ में जो परीक्षाएं हैं उसकी विश्वसनीयता और उसका भरोसा छात्रों के बीच में बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास होगा। इसके लिए टीम गठित होंगी और साथ में जो बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो और साथ में अगर कोई परीक्षा देर से होती है या उसका विज्ञापन नहीं निकलता है तो उनके कारणों की भी समीक्षा होगी। तो ये सब पूरा एक खाका खींचा जा रहा है छात्रों के भविष्य को देखते हुए। अब छात्र इससे उनके भविष्य से कहीं ना कहीं जो एक खिलवाड़ पहले होता था, खिलवाड़ नहीं होगा। उनको मालूम रहेगा कि मेरी परीक्षा कब है और कब इसका विज्ञापन निकलेगा। तो इसको लेके सरकार ने ये अच्छी पहल की है और इस पहल के तहत तमाम जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया है। तमाम मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इन मीटिंग्स के बाद अब हर वर्ष इस तरह का एक कैलेंडर जारी होगा जिसमें बच्चों के भविष्य से जुड़े सवाल पर सरकार ने जो ये कवायद की है ये बहुत ही बेहतरीन है और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि इस तरह के कैलेंडर जारी होने से उनको भी बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह इंतज़ार करना पड़ता था उनकी उम्र भी निकलती थी, अब उनकी उम्र भी नहीं निकलेगी और उनको मालूम रहेगा कि मुझे परीक्षा कब देनी है। कैमरामैन सरबजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7, लखनऊ से। दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद पूरा मामला झारखंड पहुंचा और झारखंड में छात्रों की जीत के बाद अब एक हुंकार जो है वो बिहार में नजर आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में सीधे तौर पे ये जिक्र किया कि बिहार में जिस तरीके से छात्रों के साथ गलत हुआ, कई पेपर लीक मामले सामने आए, चाहे वो नीट का मामला 2024 का हो, इसके अलावा बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो अनियमितता पाई गई है, इसको लेकर कल पटना में यानी कि 19 अगस्त को पटना में 2 दिन बाद परसों जो है अलग अलग तरीके की जो युवा हैं उन्हें एकजुट करने की बात की गई है। सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया है। देखिए, पोस्ट के जरिए एक बार हम बताने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा है कि समस्त छात्र युवा शक्ति पेपर लीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपात, बहाली प्रक्रिया और बेरोजगार से त्रस्त हैं। लूट तंत्र से बनी दबंगी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है। यह अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध में 19 अगस्त को पटना में एकजुट हों। यानी कि सीधे तौर पे 19 अगस्त को सभी को पटना बुलाया जा रहा है और एक प्रदर्शन की शुरुआत अब पटना से करने की बात की जा रही है। देखिए, छात्रों का प्रदर्शन पहले जंतर मंतर पर नजर आया, NTA का विरोध और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करते हुए नजर आए। विरोध के बाद संसद मार्च और उसके बाद एक बड़ा फैसला जहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। दूसरी तरफ मांग झारखंड में उठी। झारखंड के JPSC यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 14वें प्रारंभिक परीक्षा थी उसको रद्द करने की मांग थी, उसे भी सरकार ने माना और अब खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव समझ चुके हैं कि युवा को अगर आगे लाएंगे तो सारी बातें पूरी होगी। अब इसी को लेकर 19 अगस्त को लालू प्रसाद यादव ने सभी छात्रों को एकजुट होने के कहा है और सीधे तौर पे कहा है कि जब छात्र अपनी बात को रखते हैं तो ये तानाशाही सरकार यानी कि बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो AK-47 दिखाते हैं और AK-47 दिखाकर लोगों को डराते हैं। अब इसके खिलाफ एकजुट पटना में होना है। यानी कि लालू यादव के आह्वान के बाद ये माना जा रहा है कि जो छात्र हैं वो एकजुट हो सकते हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जो हैं वो राज्य सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं एक परेशानी में अब राज्य सरकार भी पड़ सकती है। अगर छात्रों का एकजुट और एक जुटान पटना में नजर आया तो ये बात तय है कि फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। जो हमने जंतर मंतर पे देखा, झारखंड में छात्रों के साथ देखा, अब वही तस्वीर
हो ना हो, अगर ऐसी तस्वीर होती है तो पटना में भी ऐसी ही चीज़ें नजर आएंगी, जहां पर लालू यादव के आह्वान पर छात्र जुट रहे हैं और साथ ही साथ कई छात्र नेताओं को भी लालू यादव ने इसमें समर्थन करने के लिए कहा है। देखिए, कई छात्र नेता हैं जो विरोध करते हैं, खासतौर पर शिक्षक बहाली प्रणाली जो है उसके तहत बीपीएससी से एग्जाम लिया जा रहा है और 2 अलग-अलग तरीके से एग्जाम लेने का जिक्र है। देश के पन्नों में अलग अलग दिन जो है वो लिखे गए हैं और कुछ ऐसे दिन है जिसे काला दिन के तौर पे लोग जो है वो देखते हैं। उसमें एक दिन ऐसा भी है 22 अप्रैल 2025 है पहलगाम के 22 रन इलाके में, जब देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक जो है अपनी फैमिलीज के साथ अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए आए थे और 22 रन के जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पे अपनी हॉलीडे जो है वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ आतंकी जो है उस 22 रन के इलाके में पहुंचते हैं और अंधाधुंध जो है गोलियां बरसाते हैं। उसमें 22 पर्यटक जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई और एक लोकल होने वाला उन्होंने आतंकियों से लड़कर जो है पर्यटक को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन आतंकियों ने उस आदिल के सीने पे भी जो है गोलियां मारी। उसके बाद हमने देखा कि 22 रन जो है लगातार सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे बंद किया गया था, वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो सिक्योरिटी कम वहाँ पे मौजूद थी या सिक्योरिटी का हम कहेंगे कि वहाँ पे सिक्योरिटी जिसके लिहाज से ये बड़ा हमला वहाँ पे हुआ। इससे पहले आतंकियों ने कई सारे पहलगाम के इलाकों में पहलगाम के ऐसे स्पॉट्स पे रिकनी की थी जहाँ पे काफ़ी तादाद में पर्यटक के साथ साथ लोकल लोग जो है वो मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार पहले से ही मौजूद थे। उसके कारण जो है आतंकी वहाँ पे ये हमला करने में असफल रहे। उसके बाद वही आतंकी जो है 22 रन के इलाके में पहुंचे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दूर दूर तक सामने नहीं थी और उसके बाद उन्होंने उस मौके का फायदा उठा के इन पर्यटकों पे गोलियां चलाई और 22 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। उसके बाद हमने लगातार देखा कि जो रोड कनेक्टिविटी है पहलगाम से लेकर 22 रन तक जो 6 किलोमीटर का रोड है वो बिल्कुल खाकेसर पड़ा हुआ है। वहां से घोड़ों के सहारे या तो आपको पैदल मार्च करना पड़ेगा या तो घोड़ों के सहारे इतना सफर आपको तय करना पड़ेगा, तब आप मिनी स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको के तरीके से जानी जाती थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इसमें रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और जहाँ तक कई सारों ने सवाल किए कि इसमें घोड़े वाले भी आ जाते हैं, उनका एक कंसर्न है इसमें। मैं आपके वसादत से आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितने भी हमारे घोड़े वाले हैं उनके रोजगार पे कोई असर मैं आने नहीं दूंगा। जो भी घोड़े वाला है, जो ट्रैक है 22 रन पौनी ट्रैक, वो बरकरार रहेगा। 22 रन के इलाके में ये रोड जो कनेक्टिविटी के एक मेजर बूस्ट जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए और वहाँ के लोगों के लिए। अब फिर से एक बार पर्यटक जो है आकर्षित हो जाएंगे इस 22 रन की वैली को देखने के लिए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आने वाले 2 सालों में ये रोड जो है रोड वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आप गाड़ियाँ भी चलेगी और तमाम पर्यटक जो है उसके साथ साथ सिक्योरिटी मूवमेंट जो है वो भी हैसल फ्री जो है अब देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा पहलगाम एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ से देश के अलग अलग राज्यों से या विदेश से पर्यटक जब भी कश्मीर घाटी आते हैं, डल लेक के बाद पहलगाम पर गुलमर्ग, ऐसी कुछ डेस्टिनेशन वो उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन रहती है जहाँ पे कई सारे स्पॉट्स, चाहे हम 22 रन वैली की बात करें, मेन पहलगाम की बात करें, बेता वैली की बात करें या स्पेशली बाबा बर्फानी दर्शन के लिए भी जो श्रद्धालु जो है वो भी इसी नुनवान बेस कैंप से गुजर कर इसी रोड से जाते हैं ताकि वो भी आरू वैली या बेता वैली का नज़ारा देखें। अब मिनी स्विट्जरलैंड का भी जो है रोड फाउंडेशन स्टोन जो है वो डाली गई है। अब 22 रन में भी काफ़ी लोगों का तांता जो है वो लगा रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं एक मेजर बूस्ट जो है यहाँ की इकोनॉमी को मिल सकता है। इंडिया डेली 24/7 के लिए नासिर खान, कश्मीर। उत्तर प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश के बीच मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जो मानसून है उसका दस्तक अभी और जोर से होगा, यानी 1 हफ्ते तक जोरदार बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 24 जिलों को फिलहाल येलो अलर्ट पर रखा गया और 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 19 से लेकर 23 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ जोरदार बूंदाबांदी के साथ और भी तेज हवाएं तेज चलेंगी, ये मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फील्ड पे उतरें, मौके पे जाएं, जो बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं, गांव हैं, वहां पे मौके पे जाके मौका मुआयना करें और जो संभव मदद हो
वो खास तौर पे की जाए, क्योंकि ये भी कहा है कि जिस तरह से जन हानि, पशु हानि, आर्थिक हानि हो रही है उसका आकलन किया जाए और आकलन के हिसाब से जो मुआवजा है उन बाढ़ प्रभावित पीड़ितों को वो समय रहते उनका दिया जाए। कल जो राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर के हैं, वो बाढ़ जो प्रभावित जो जिले थे, गांव थे, वहां पहुंचे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। अधिकारियों ने जो बाढ़ से प्रभावित जो परिवार था उनको राहत सामग्री दी गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो बाढ़ वाले जो इलाके वहाँ पर एक बाढ़ चौकियाँ बनाया जाए, एक हेल्थ सेंटर बनाया जाए और वहाँ पर रहने के लिए अस्थायी तौर पर एक टेंट लगाया जाए, जिससे कि बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं वहाँ जाके वो अपनी शरण ले सकें। कुल मिला के सारे अधिकारी मौके पे पहुँच रहे हैं। अधिकारियों को लेकर जो सीएम ने निर्देश दिए हैं, अधिकारी उसको फॉलो करते हुए फील्ड पर दिखाई दे रहे हैं। चुस्ती के साथ वहाँ पे सभी चीज़ों का मौका मुआयना कर रहे हैं और कंट्रोल रूम से भी जो राहत कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ से भी जो बाढ़ से इलाके जो प्रभावित हैं, गाँव हैं, जिले जो प्रभावित हो चुके हैं, जो एरिया मतलब फ्लड से प्रभावित है, उसको पूरा नुकसान की भरपाई की जा रही है और जो भी संभव मदद हो उसके लिए सरकार मुकम्मल तैयारी कर रही है। और ये भी माना जा रहा है कि वहाँ पे और भी बड़े स्तर पर चौकियों को स्थापित किया जाएगा और भी जो वॉलंटियर हैं, यानी जो सरकार की ओर से जो वॉलंटियर हैं उनको वहाँ पे लगाया जाएगा। पुलिस की पूरी तैयारी कि नागरिक सुरक्षा की जो टीम है वो वहाँ पे रहे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की करीब 24 कंपनियों को वहाँ पे लगाया गया है और समय रहते किसी को तकलीफ ना हो उसके लिए अवेयरनेस के लिए तमाम तरह के वहाँ पे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। यानी जो ये बाढ़ का सिलसिला है, जो बारिश का सिलसिला है, वो आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में और भी जो स्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। इसलिए समय रहते सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है वो मौके पर जाएं और मंत्री भी जो बाढ़ के जो इलाके हैं उनके भी जाके मौका मुआयना करें और साफ तौर पर कहा है कि आकाशीय बिजली से होने वाली जो समस्या है उसको देखते हुए जनता से अपील की है कि कभी भी जो आकाशीय बिजली गिरती है उसको लेकर किसी भी टेंट के नीचे, पेड़ के नीचे ना रहें, कहीं सुरक्षित जगह पे, सुरक्षित स्थानों पर है। कुल मिला के पूरी तरह से जो राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए डिपार्टमेंट अपनी ओर से मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने भी दिशा निर्देश दिए और अपने आवास से जो राहत बचाव कार्य के लिए जो सामग्री है, जो मतलब जो बाढ़ से की चपेट में आ चुके हैं उनको यहाँ से भेजी गई है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ से लेकर हेल्थ कैंप के जो डॉक्टर हैं, जो टीमें हैं वो वहाँ पे लगाई गई हैं। हालांकि एक डॉक्टर की टीमें भी वहाँ पे बढ़ाई गई हैं। किसी तरह की कोई भी छुट्टी जो थी वो निरस्त कर दी गई हैं। तो आने वाले दिनों में जो बाढ़ के जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और भी हैवी होगी, यानी हैवी रेनफॉल होने की संभावनाएं जताई जा रही। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी किसी तरह की कोई भी राहत की उम्मीद नहीं है, पर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह होती जा रही है उसका आकलन किया जा रहा है। और एक चीज़ और की जो उत्तर प्रदेश की जो सरयू नदी और जो शारदा नदी है, घाघरा नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका भी मौका मुआयना किया जा रहा है। उसको देखते हुए सभी तरह की प्रबल संभावनाएं तलाशी जा रही, कैसे नदियों का जो जलस्तर है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जैसे ही जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहता है तो कहीं ना कहीं बाढ़ की सिचुएशन से लोग काफ़ी परेशान होते हैं और जो भी पशु जानवर जो कि बाढ़ की चपेट में आए तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, उनकी चीज़ों को निकालने के लिए टीम को और भी अलर्ट मोड पर रखा गया। यानी जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके जो भी इसकी जो विभीषिका है उसको जो झेल रहे हैं, उनकी तकलीफों को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कंट्रोल रूम से पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाए और जो जरूरत पड़े अधिकारियों को वो कहा है कि वो यूज़ करें, हेलीकॉप्टर का यूज़ करें, जो भी और भी जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करें। यानी हेलीकॉप्टर तक की अनुमति दी गई है, सरकारी वाहन तक की अनुमति दी गई है और भी जो कहीं जो लोग फंसे हैं उनको निकालने के लिए जो भी सरकारी मदद चाहिए, जो भी सरकारी मशीनरी का मदद चाहिए वो फिलहाल देने की योगी आदित्यनाथ ने अपील करी है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।